Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecturer Mechanical. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, फॉर मेजरिंग फ्लो बाय वेंचुरी मीटर इट शुड बी इंस्टॉल्ड इन। तो क्वेश्चन है कि वेंचुरी द्वारा प्रवाह को मापने के लिए इसे कहां स्थापित किया जाना चाहिए। और ऑप्शन है हमारे पास में, इंक्लाइंड लाइन विद अपवर्ड फ्लो, कि उसको इंक्लाइंड डायरेक्शन में लगाना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में लगा होना चाहिए, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगा होना चाहिए, या फिर किसी भी डायरेक्शन में लगा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये पूछ रहा है कि जो वेंचुरी मीटर होता है, जिसको हम फ्लो यानी कि डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, उसको हमें किसी लाइन में कौन से डायरेक्शन में उसको लगाना चाहिए। यानी कि वो हमेशा वर्टिकल ही लगना चाहिए, या फिर हॉरिजेंटल लगना चाहिए, या फिर वो किसी भी एंगल पर, यानी कि हम उसको इंक्लाइंड भी लगा सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है, इन एनी डायरेक्शन इन एनी लोकेशन, यानी कि हम उसको किसी भी दिशा में या किसी भी जगह पर लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन 4, इन एनी डायरेक्शन। यानी कि जो वेंचुरी होता है, वेंचुरी फ्रेंड्स कुछ इस तरह का एक डिवाइस होता है जो कि हम यूज करते हैं कहां पर, पाइपलाइन में बीच में इसको फिट कर दिया जाता है, और ये जो इसका थ्रोट होता है, थ्रोट और इनलेट, इन दोनों के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस आता है, उससे हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं जो हमारा पाइप का फ्लो है। तो वेंचुरी मीटर को हम कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं, कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस Cp इक्वल टू Cv एट। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कोशिश किया है कि जितना हो सकता है क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा जाए, बट कि एक्सप्लेन तो हम पूरी तरह से हिंदी में ही कर रहे हैं। सो जिससे कि आप जो हिंदी से में समझना चाहते हैं उनके लिए भी आसानी होगी। सो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात की जा रही है। गैस की जो स्पेसिफिक हीट होती है Cp और Cv, ये दोनों बराबर किस पॉइंट पे होती हैं? ट्रिपल पॉइंट पर। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है फ्रेंड्स जहां पे किसी भी सब्सटेंस का तीनों फेज एक साथ रहते हैं, यानी कि लिक्विड फेज, वेपर फेज और सॉलिड फेज। जब किसी पॉइंट पे तीनों फेज एक साथ हो तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। उसके बाद है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर फ्रेंड्स वो होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर में जो सब्सटेंस है या गैस है वो सिर्फ वेपर कंडीशन में ही अवेलेबल होती है। उसके बाद होता है एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि 0 K। और लास्ट ऑप्शन है ऑल टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, एब्सोल्यूट जीरो। यानी कि जो 0 K पर, या -0 K का हम क्या कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस भी हम इसको कहते हैं फ्रेंड्स। 273.16 एक्चुअली जो है डिग्री सेल्सियस। तो K में 0 K और सेल्सियस में -273.16। इस टेम्परेचर पे किसी भी गैस के लिए जो उसकी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में फ्रेंड्स क्या होता है कि जो Cp होती है वो हमेशा Cv से ज्यादा होती है, सिर्फ एक 0 K को कंडीशन को छोड़कर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस की कुछ कंडीशंस हमको दी हुई हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि प्रतिवर्ती प्रक्रिया। तो उसमें कौन कौन सी कंडीशन होती है? मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स। यानी कि मान लीजिए हमारा ये एक प्रोसेस है A,
ये एक ए पॉइंट है और ये हमारा प्रोसेस है ए से बी तक। ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, मस्ट पास थ्रू ए कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, यानी कि जब ये सिस्टम हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचता है तो हर जगह हर समय वो एक इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था में होना चाहिए। मस्ट पास थ्रू द सेम स्टेट्स ऑन द रिवर्स्ड पाथ एज ऑन द फॉरवर्ड पाथ। अगर हम इस प्रोसेस को बी से ए की तरफ उल्टी डायरेक्शन में अगर फ्लो करें तो वो उन्हीं सेम पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट से वो ए से बी की तरफ आते हुए पास हुआ था। लीव्स नो हिस्ट्री ऑन द इवेंट्स ऑफ सराउंडिंग, यानी कि जब हम प्रोसेस को ए से बी तक आए और बी से वापस ए गए, यानी कि पूरा एक साइकिल हो गया, तो उसके बाद हमारी जो सराउंडिंग्स हैं उसका जो चेंज है वो क्या होना चाहिए, जीरो। सराउंडिंग्स में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तो लास्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 4, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। यानी कि एक रिवर्सिबल कंडीशन प्रोसेस में जो हमारा सिस्टम होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हुए हर समय हर पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है, यानी कि हमारा पहला पॉइंट। दूसरा है, अगर हम इस प्रोसेस को उल्टा कर दें, यानी कि ए से बी की बजाय बी से ई की तरफ जाएं, तो वो सेम प्रोसेस सेम पाथ को फॉलो करेगा। और तीसरा है, अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा तो जो सराउंडिंग है यानी कि उसके आसपास का जो वातावरण है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, for a closed system, difference between heat added to the system and the work done by the gas is equal to the change in, यानी कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें हमने कुछ मान लीजिए हमारा एक सिस्टम है ए, इसमें हमने कुछ हीट दी है और हमको कुछ वर्क इससे मिल रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि Q माइनस W ये क्या होगा, ये हमको बताना है। फॉर ए क्लोज सिस्टम, यानी कि एक बंद सिस्टम में जोड़ी गई उष्मा और गैस द्वारा किए गए कार्य के बीच में अंतर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स उसकी इंटरनल एनर्जी, यानी कि DU, जो उसकी आंतरिक ऊर्जा है उसमें जो ये बदलाव होता है वो Q माइनस W के बराबर होगा। अगर वर्क डन ज्यादा है, जितनी हम हीट दे रहे हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा कम हो जाएगी, उसका टेम्परेचर गिर जाएगा, प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। और अगर Q ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें एनर्जी ऐड हो जाएगी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन 4, इंटरनल एनर्जी, यानी कि उसकी आंतरिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ ए पंप इज हैंडलिंग वाटर एंड इट्स डिस्चार्जिंग ए सर्टेन फ्लो Q, यानी कि एक पंप है उसका डिस्चार्ज है Q एट ए कांस्टेंट डायनेमिक हेड, हेड जो है पंप का वो हमको कांस्टेंट दे रखा है, हेड कांस्टेंट है। सेम पंप व्हेन हैंडलिंग ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.65 एंड विस्कोसिटी नियरली सेम एज ऑफ वाटर। तो हमारा जो डिस्चार्ज होता है फ्रेंड्स वो होता है AV, बल्कि इसको हम रो AV बोलते हैं। रो है हमारा डेंसिटी, तो हमको मालूम है कि डेंसिटी जो है वो तो सेम है, पहली वाली कंडीशन में जो रो है वो वाटर के बराबर है और दूसरे वाले में स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.65 दे रखी है, और तो यानी कि ये उसका पहले वाले के मुकाबले 0.65, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब है उसकी रो हो गई 0.65, ये दूसरी कंडीशन में। पहले जो है, पहले वो बोल रहा है पहले वो वाटर के बराबर थी, यानी कि रो 1। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है फ्रेंड्स 1000 kg पर मीटर क्यूब, और इसको हम रो 2 निकाल सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। बेसिकली ये हो गया 650, और एरिया और ये हमारा जो है फ्रेंड्स ये कांस्टेंट है। तो जो हमारा Q चेंज होगा वो किस पे डिपेंडेंट है, सिर्फ रो पर। रो हमारा जितना कम हुआ है उतना ही कम हमारा Q हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स, Q जो है वो आएगा 0.65 Q।
हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इज एन इन्वर्जन ऑफ। क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं द्रुत वापसी यंत्र विन्यास। उसका ये जो है किसका उत्क्रम है, यानी कि किसका इन्वर्जन करने पर हमें ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म मिलता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो इन्वर्जन क्या होते हैं, मान लीजिए फ्रेंड्स ये एक 4 बार मैकेनिज्म हमको यहां पर दिया हुआ है। ये इसकी लिंक है 1 2 3 और 4, यानी कि ये ग्राउंड है जो हमारी सपोर्ट्स हैं। तो इसमें से हम एक एक लिंक को अगर फिक्स कर दें तो हमें एक मैकेनिज्म मिल जाएगा, यानी कि कितनी हमारी जो लिंक है उतनी बार उतने ही मैकेनिज्म हमको मिल जाएंगे। इस तरह से जो हमें मैकेनिज्म मिलता है उनको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। तो इसी तरह से जो हमारा सिंगल स्लाइडर होता है, सिंगल स्लाइडर में क्या होता है फ्रेंड्स कि एक ये पिस्टन हमारा होता है, ये हमारा एक क्रैंक की मदद से ये यहां पर चल रहा होता है फ्रेंड्स। तो इसका अगर हम इन्वर्जन करते हैं तो हमें मिलता है कौन सा मैकेनिज्म, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का जो है ये इन्वर्जन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वेश्चन, if maximum and minimum result force of two forces acting on a particle are 60 kilonewton and 20 kilonewton। क्वेश्चन में दे रखा है हमें आर मैक्स, दो फोर्स हैं, उन दोनों का जो रिजल्टेंट यानी कि परिणामी बल है वो है 60 किलोन्यूटन, और दोनों का जो मिनिमम हो सकता है वो हमको दिया हुआ है 20 किलोन्यूटन। तो हमें दोनों फोर्सेस को पता करना है। तो फ्रेंड्स अगर दो फोर्सेस होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने का क्या तरीका है, आर इक्वल टू होता है फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम रख के निकाल सकते हैं, या फिर एक दूसरा तरीका जो सिंपल हम कर सकते हैं कि जो दो फोर्स होती है, मान लीजिए दो फोर्स हैं, एक P है और एक Q है, इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा। तो ये मैक्सिमम इनका रिजल्टेंट कब आएगा, जब ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रही होंगी। यानी कि यहाँ पे अगर ले तो ये हमारा हो गया P और सेम डायरेक्शन में ही हमारा दूसरा फोर्स लग रहा हो Q। तो हमें इस कंडीशन में हमें R जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। सीधे सीधे R हो जाएगा, R मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्लस Q। और ऐसे ही अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, मान लीजिए ये PQ है और ये है Q, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो हमारा हो जाएगा मिनिमम। आर मिनिमम हमारा हो जाएगा P माइनस Q। तो यहां से हम इस फॉर्मूले में रख के फ्रेंड्स निकाल सकते हैं P माइनस Q। तो हमें R मैक्सिमम R मिनिमम की वैल्यू दे रखी है, तो इन इस इक्वेशन में हम निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी फ्रेंड्स 2P इक्वल टू R मैक्सिमम माइनस R मिनिमम, यानी कि 60 माइनस 20। तो एक फोर्स हमारी कितनी आ गई फ्रेंड्स, P इक्वल टू 20 किलो न्यूटन।
ये हमारे आ गई एक फोर्स, और दूसरी फोर्स हम कैसे निकाल सकते हैं, पहली इक्वेशन में रखकर। तो हमारा जो दूसरी फोर्स आ जाएगी 40 किलो न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है, एक 40 किलो न्यूटन और दूसरा है 20 किलो न्यूटन। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन है सेकंड, 40 किलो न्यूटन एंड 20 किलो न्यूटन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इनर्शिया फोर्स इन ए सिस्टम एक्ट्स इन डायरेक्शन। एक प्रणाली में जड़ता बल किस दिशा में कार्य करता है। तो हमारा जो इनर्शियल फोर्स होता है वो फ्रेंड्स उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एम ए, यानी कि एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन के माइनस यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर हमारा ये एक्सेलरेशन है तो इसका अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया हमारा आई। तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा 180। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, 180 डिग्री टू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फॉलिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी एक ऊंचाई से गिर रही है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है उनका सम कितना होगा। पहला ऑप्शन है इज मैक्सिमम एट स्टार्टिंग एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो शुरू में जो है सबसे ज्यादा होगी और फिर बढ़ती रहेगी। इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, सभी बिंदुओं पर एक समान रहेगी। और वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू एंड, यानी कि वो हर जगह पे अलग अलग होगी। तीसरा है इज मैक्सिमम एट स्टार्टिंग एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग, यानी कि वो सबसे ज्यादा होगी शुरू में और फिर घटती रहेगी। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं बर्नौलीज थ्योरम से कि कहीं पे भी जो हमारी जो टोटल एनर्जी है किसी भी बॉडी की जो है वो चेंज नहीं होती है, वो सिर्फ फॉर्म चेंज करती है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन सेकंड, इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स, यानी कि सभी बिंदुओं पर एक समान रहेगा। वर्क स्टडी इज कंसर्न्ड विद, जो वर्क स्टडी हम करते हैं फ्रेंड्स वो किससे जुड़ी हुई है, उसका मतलब मेन पर्पस क्या है। पहला ऑप्शन है इंप्रूविंग प्रेजेंट मेथड एंड फाइंडिंग स्टैंडर्ड टाइम, इंप्रूविंग प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, इंप्रूविंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, और ऑप्शन फोर्थ है ऑल ऑफ अबव। तुम्हारा जो सही जवाब है वो है फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट, इंप्रूविंग प्रेजेंट मेथड एंड फाइंडिंग स्टैंडर्ड टाइम। वर्क स्टडी जो हम करते हैं फ्रेंड्स वो हमारा जो काम करने का तरीका है उसको स्टडी किया जाता है और उसमें इंप्रूवमेंट किए जाते हैं, जिससे कि वही काम कम समय में किया जा सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु इज नोन एज फादर ऑफ टाइम स्टडी। जो टाइम स्टडी हम करते हैं उसके जनक किसको बोला जाता है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन वन, F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द पर्पस और एंड इफेक्ट ऑफ रेक एंगल। तो रेक एंगल आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, ये मान लीजिए ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मैंने यहाँ पे बनाया है। तो ये वाला जो एंगल है ये, इसको हम बोलते हैं रेक एंगल। तो इसके बारे में कुछ हमको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। पहला ऑप्शन है टू गाइड द चिप फ्लो डायरेक्शन। ये बिल्कुल ठीक है कि जो चिप है वो इसकी जो सरफेस है उस पर ग्लाइड करता है या उसको ये डायरेक्शन देता है। टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द टूल फ्लैंक एंड मशीन सरफेस। थर्ड है टू ऐड कीनेस और शार्पनेस टू द कटिंग एज। ये बिल्कुल सही है, ये वाला भी सही है। और टू प्रोवाइड बेटर थर्मल एफिशिएंसी, ये वाला भी सही है, क्योंकि ये जो है रेक एंगल पर चिप का फ्लो अच्छे से होता है तो हमारी जो थर्मल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो जो हमारा ऑप्शन सेकंड है वो एक्चुअली हमारे रेक एंगल का काम नहीं है। जो ये काम है फ्रिक्शन जो कम करता है टूल फ्लैंक और मशीन सरफेस के बीच में, वो करता है हमारा ये वाला एंगल जिसको हम बोलते हैं रिलीफ एंगल। सो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सेकंड, टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टूल फ्लैंक एंड मशीन सरफेस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक लार्ज रेक एंगल मींस लोअर स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग टूल। बिल्कुल जैसे अभी हमने देखा
कि ये हमारा जो है वो कटिंग टूल की शेप होती है। तो रेक एंगल जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि जो ये मटेरियल है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कम होते जाएगा, और मटेरियल का पोर्शन कम हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। यानी कि हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। कटिंग टॉर्क डिक्रीजेस विद द रेक एंगल। जैसे जैसे हम रेक एंगल बढ़ाते हैं तो हमारी जो कटिंग टॉर्क है वो घटती जाती है। ये भी सही है फ्रेंड्स कि जैसे जैसे एंगल रेक एंगल बढ़ता है, हमारा जो कटिंग टॉर्क है वो घट जाता है। तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारा आंसर जो होगा सही होगा ऑप्शन थर्ड। दोनों ही स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पुली इन ए बेल्ट ड्राइव एक्ट्स एज। जो बेल्ट ड्राइव होती है उसमें जो घिरनी या पुली जो होती है वो कौन सा पेयर बनाती है? सिलेंड्रिकल पेयर, टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर या रोलिंग पेयर? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन 4, रोलिंग पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ लिंक्स इन अ मैकेनिज्म देन नंबर ऑफ पॉसिबल इन्वर्जन इज इक्वल टू। यदि किसी यंत्र विन्यास में n संख्या के लिंक हैं तो संभावित उत्क्रम की संख्या कितनी होगी? तो ये हमने अभी बात की थी फ्रेंड्स एक पहले क्वेश्चन में कि अगर ये हमारा 4 बार चेन मैकेनिज्म है और इसमें कितनी लिंक है? इसमें 4 लिंक है, 1 2 तीसरा और चौथा है हमारा ये सपोर्ट्स। तो इसमें हर एक लिंक को हम अगर फिक्स कर दें तो हमें एक मैकेनिज्म मिल जाएगा। इस तरह से हम टोटल कितने मैकेनिज्म हमको मिल जाएंगे? 4, और इनको चारों को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। तो जितनी लिंक है उतने ही इन्वर्जन हमें मिल जाएंगे किसी भी मैकेनिज्म में। तो हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन थर्ड एन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द टाइप ऑफ कपलिंग यूज्ड टू जॉइन टू शाफ्ट्स whose axes are neither in same straight line non parallel but intersect। अगर हमारे पास दो शाफ्ट हैं फ्रेंड्स जो ना तो एक दूसरे के पैरेलल हैं और ना ही स्ट्रेट लाइन में, यानी कि एक दूसरे को काटती हैं, तो ऐसे दो शाफ्ट्स को हम कौन सी कपलिंग से जोड़ते हैं? हमारे पास ऑप्शन है फ्लेक्सिबल कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, चेन कपलिंग और ओल्डहैम कपलिंग। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकंड, यूनिवर्सल कपलिंग। यानी कि फ्रेंड्स एक शाफ्ट हमारी की एक्सिस ये है, एक ये है, अगर इनको हमको जोड़ना है, ये यहाँ पे भी एक एंगल है और यहाँ पे भी एक एंगल मान लीजिए, दोनों सेम भी हो सकते हैं अलग भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम एक ओल्डहैम कपलिंग यूनिवर्सल कपलिंग की मदद से इसको जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच इनेबल्स इट टू रेजिस्टेंस फ्रैक्चर ड्यू टू हाई इंपैक्ट लोड्स। यानी कि अगर कोई मटेरियल है उस पर इंपैक्ट लोड, यानी कि अचानक से जो हम बहुत सारा फोर्स अगर लगा दें तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी जो उसको उसका फ्रैक्चर यानी कि उसको टूटने से बचाएगी? हमारे पास ऑप्शन है, पहला है टफनेस, दूसरा है इलास्टिसिटी, तीसरा है एंड्योरेंस और चौथा है रेजिलियंस। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट, टफनेस। क्योंकि इलास्टिसिटी जो है वो प्रॉपर्टी जो है इसकी वजह से लोड हटने के बाद जो हमारा मटेरियल है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है इलास्टिसिटी में। एंड्योरेंस में जो हमारे साइक्लिक लोड होते हैं, मतलब कभी नेगेटिव लोड लग रहा है, कभी पॉजिटिव लग रहा है, कभी कंप्रेसिव है, कभी टेंसाइल है, तो उस तरह के लोड्स को एंड्योरेंस की जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से वो सहन करता है। और रेजिलियंस है जो हमारी स्ट्रेन एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी को रेजिलियंस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रैनकाइन थ्योरी ऑफ फेलियर इज एप्लीकेबल फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ मटेरियल्स। जो रैनकाइन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ फेलियर में, वो कौन से मटेरियल के लिए यूज की जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, इलास्टिक मटेरियल, डक्टाइल, ब्रिटल और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स ऑप्शन 3, ब्रिटल मटेरियल। क्योंकि जो रैनकाइन थ्योरी है उसमें हम सिर्फ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के बारे में बात करते हैं, जो हमारी मैक्सिमम स्ट्रेस होती है, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारे डक्टाइल मटेरियल्स हैं वो नॉर्मल में ना फेल होके किस में फेल होते हैं? शियर में। तो इसलिए उनके लिए ये वाली थ्योरी यूज नहीं करते हैं और ये यूज करते हैं हम किसमें? ब्रिटल मटेरियल के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉज्ड। स्ट्रेस कंसंट्रेशन होता है किसी भी मटेरियल में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तनाव का जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो उसके कुछ पॉइंट्स हमको दे रखे हैं, हमको बताना है कौन सा सही है। पहला है पिटिंग एट वन पॉइंट्स और एरियाज एट विच लोड्स ऑन ए मेंबर आर अप्लाइड।
यानी कि किसी जगह पर अगर पिटिंग यानी कि गड्ढे हो जाए, यानी कि हमारे पास ये एक मेंबर दे रखा है, अगर इस पे जगह जगह पे मटेरियल यहाँ से रिमूव हो जाए, किसी भी वजह से अगर गड्ढे हो जाए, तो वहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मटेरियल रिमूव हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा कि मटेरियल कम है तो स्ट्रेस ज्यादा होगी। सडन चेंज ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये हमारे पास एक है, उसको हमने अचानक से उसको मोड़ दिया, यानी कि यहां पर ये डाया आ रहा था, फिर एकदम से हमने इसको कर दिया कम, ऐसे। तो यहां पर क्या होगा, इस पॉइंट पर यहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये भी सही है। वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन ए मेंबर, यानी कि एक ये हमारे पास एक मेंबर है और उसमें यहां पर कुछ और प्रॉपर्टी है, यहां पर कुछ और प्रॉपर्टी है, यहां पर कुछ और प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो उससे भी स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा। तो ये भी हमारा सही जवाब है फ्रेंड्स। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ऑक्टेन नंबर ऑफ आइसोऑक्टेन इज। आइसोऑक्टेन को फ्रेंड्स हम यूज करते हैं किसी भी फ्यूल के ऑक्टेन नंबर को निकालने के लिए। तो उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, 0 या 100, 90 या 20। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सेकंड 100, यानी कि जो हमारा आइसो ऑक्टेन है उसका ऑक्टेन नंबर होता है 100। ये एक तरीके से स्टैंडर्ड फ्यूल है ऑक्टेन नंबर किसी भी फ्यूल का निकालने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एस्टिलीन गैस इज स्टोर्ड इन सिलेंडर इन। जो हमारे एस्टिलीन गैस जो होती है वो सिलेंडर में हम स्टोर करते हैं, वो कौन सी फॉर्म में होता है। पहला ऑप्शन है गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, या फिर ये डिपेंड करता है हम उस गैस का क्या यूज करने वाले हैं। इट डिपेंड्स ऑन द यूज। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन सेकंड, लिक्विड फॉर्म में। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा जो वीडियो है आज का हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।